स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों आज का जो सेशन है बहुत ही ख़ास रहने वाला है। आज का ये जो सेशन है दोस्तों सीडीपी से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। ये जो प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए एग्ज़ाम जेटेट का जो आगामी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एक रामबाण साबित होगा। दोस्तों हमसे जो भी जुड़े हैं, हमारे चैनल से जो भी जुड़े हैं, उसके लिए ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है जेटेट को पास करने के लिए। आप लोगों को जेटेट में पास कराने के लिए, इसको क्लियर कराने के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए हम लोग समर्पित हैं और आपकी आशाओं को पूरा करने के लिए हम लोग पूरे ज़ोर शोर से लगे हुए। इसी क्रम में हमने ये सेट आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आई हूँ। इस सेट को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा और इसे कर लीजिएगा। कुल 22 सेट मैं कराने वाली हूँ। आज पहला सेट है और इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा और इसको करिएगा। तो आइए पहले शुरू करते हैं प्रश्नों को। ये सेट 1 है आपका। पहला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, सृजनात्मक शिक्षार्थी यानी क्रिएटिव लर्नर वह है जो खुद से कुछ बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं अपने आप, वो है जो। अब इसको ऑप्शन को समझिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए आपका एक ऑप्शन दिया है पहला का, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। तो ड्राइंग और पेंटिंग से ये बात नहीं समझ में आ रही कि बच्चा कुछ खुद से कर रहा है या समस्या का समाधान कर रहा है। बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। हम कैसे समझें कि बहुत वो बच्चा बुद्धिमान है? अगर वो कुछ अपने आप समस्या का समाधान नहीं कर लेता है तो ये पता नहीं चलता है। तीसरा आपका, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है। यहाँ पर है कि वो सृजनात्मक है, क्रिएटिव है। अगर क्रिएटिव है तो वो बच्चा समस्या समाधानक बनेगा, समाधान करेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा पार्श्वलेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। आपका ऑप्शन दिया है दोस्तों, व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो व्यक्ति के पूरे जीवन में जो समाजीकरण होता है वो जटिल और बहुत ज़्यादा गहन नहीं होता है। फिर दिया आपका किशोरावस्था का दौरान। तो किशोरावस्था के दौरान ये जो समाजीकरण होता है वो गहन और जटिल होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग जान रहे होंगे कि किशोरावस्था को एक तूफान काल भी कहा जाता है। इस समय किशोरों में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, जिसकी वजह से उसका समाजीकरण जो होता है, अपने आसपास के लोगों से जुड़ाव जो होता है, उसका बिहेव जो होता है वो बहुत चेंजेबल रहता है और चैलेंजेबल भी रहता है। इसीलिए इस अवस्था को कहते हैं तूफान काल, तूफान की अवस्था। तो इसी समय इसका गहन और जटिल हो जाता है समाज के साथ उसका रिश्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। यहाँ एक आपका दिया है शब्द समझ के लिए शिक्षण और प्रदर्शित नहीं करता, या नहीं पे आप स्ट्रेस देंगे। यहाँ पर आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा समझ के लिए शिक्षण, यानी कि हम जो सिखा रहे हैं उससे बच्चे में एक समझ पैदा हो। तो कौन सा ऑप्शन है जो यह प्रदर्शित नहीं करता, यानी बच्चे की समझ को प्रदर्शित नहीं करता है। अब यहाँ आपका पहला ऑप्शन दिया गया है, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। अगर हम किसी बच्चे को ये बोले, छात्र को परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में, यानी कोई घटना अगर घट रही, कोई अवधारणा उसके मन में है, तो उसको अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने, यानी उसको समझाने के लिए कहें विद्यार्थियों को, तो ये हुआ समझ के लिए शिक्षण, यानी ये समझ उसमें पैदा होगी। दूसरा है, ये आपका सही है। दूसरा है, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। इसमें भी अगर हम किसी चीज़ के द्वारा, उदाहरण के द्वारा किसी बात को समझाने के लिए बच्चों को कहते हैं, स्पष्ट करने के लिए कहते हैं, और इसी आधार पर हम उसको पढ़ाते हैं, तो इसमें भी बच्चों की क्या होगी, समझ पैदा होगी। तो ये भी आपका
समझ प्रदर्शित करता है। तीसरा है आपका समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। कोई दो चीज़ों में या दो से ज़्यादा चीज़ों में, कोई दो घटनाओं में समानता और अंतर बताने के लिए उसमें, या फिर उन दोनों में समानता को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए अगर हम विद्यार्थियों की सहायता करते हैं तो ये भी, इससे भी बच्चों में समझ पैदा होती है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका डी नंबर ऑप्शन, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। अगर किसी बच्चे को हम अगर किसी तथ्य को, फैक्ट को सिर्फ याद करने के योग्य बना देते हैं तो उस बच्चे में समझ पैदा नहीं होगी, वो सिर्फ रटेंगे, रटने से समझ नहीं आती है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं, पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती है, निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। अगर वह योग्यता में उपलब्धि चाहती है तो शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में पूछा जा रहा है। नहीं करना चाहिए, नहीं पे आप लोग हमेशा ध्यान देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर योग्यता चाहती है तो उसे क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला आपका दिया गया है, गैर शैक्षिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना है। बिल्कुल, योग्यता की उपलब्धि अगर चाहिए तो गैर शैक्षिक जो आपकी शिक्षा से अलग गतिविधि है, खेल कूद वगैरह, तो उसमें आनंद लेने के लिए बच्चों को सिखाना ही चाहिए। दूसरा है आपका तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। बिल्कुल है, योग्यता में अगर योग्यताओं को बढ़ाना है तो बच्चों को तनाव से मुक्त रखना है और तनाव को नियंत्रित करना भी सिखाना है। नेक्स्ट आपका तीसरा ऑप्शन है, विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना। ये भी आपका सही है। अब चौथा आपका आ गया, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए चुनौती देना। तो यहाँ पे चुनौती नहीं देना है, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक को सहायता करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे के विकास के सिद्धांत को शिक्षकों को क्यों समझना चाहिए। अगर शिक्षक समझ जाए तो उसको किस चीज़ में सहायता मिलती है। तो देखिए ऑप्शन आपका कह रहा है, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो विकास के सिद्धांत को पढ़ने से सामाजिक स्तर को पहचानना, ये आपका सही नहीं है। दूसरा है आपका, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो बच्चे के विकास से आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, ये भी आपका नहीं होगा। तीसरा है आपका, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने। इसका भी दूर दूर से आपका कोई रिश्ता नहीं कि बच्चा का विकास का सिद्धांत हम पढ़ेंगे तो बच्चा को क्यों पढ़ा रहे हैं इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद चौथा आपका ऑप्शन है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। बिल्कुल सही है। अगर हम बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझ जाते हैं तो किस बच्चे को किस तरह का पढ़ाना है, किस तरह की अधिगम शैली बच्चों को सिखानी है, तो ये हम जान जाएंगे तो प्रभावी रूप से बच्चे सीखेंगे। अलग बच्चे को अलग अलग अधिगम शैली के द्वारा पढ़ाना है, ये हम इसको समझ जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, डैश की ओर संकेत करता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिस्टीना जो है अपने क्षेत्र भ्रमण पर कुछ बच्चों को ले जाती है और जब वह वापस आती है तो विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है कि जब वो भ्रमण पर गई थी तो उसके बारे में पूरी चर्चा होती है। तो यह डैश की ओर संकेत करता है। यह जो है सीखने का आकलन, बच्चे क्या सीखे हैं उसको जानने की कोशिश कर रही है, यानी भ्रमण पर चर्चा करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सीखने का आकलन। नेक्स्ट है, स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की। तो इसकी स्थापना दोस्तों कॉमेनियम ने की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, लड़कों में किशोरावस्था होती है। तो लड़कों में जो किशोरावस्था होती है उसका एज है दोस्तों 12 से 17 वर्ष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
देखिए दोस्तों, कभी कभी कुछ दूसरे बुक में आपको 12 से 18 वर्ष भी दिया रहेगा, लेकिन जब भी एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे तो आपको ऑप्शन एक ही रहेगा, या तो 12 से 18 या 17। ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि कुछ विद्वान 12 से 17 कहते हैं तो कुछ 18 भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट है, कितने वर्ष का बालक कुछ बड़े अक्षरों को लिखना सीख जाता है? तो 3.5 वर्ष का जो बालक या बालिका जो भी होते हैं वो 3 वर्ष में 3.5 वर्ष में कुछ बड़े अक्षरों को लिखना सीख जाते हैं। अगर आपके घर में बच्चे, तो आप लोग भी जानते होंगे और सबके घर में बच्चे होंगे ही, तो इससे भी आप लोग प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हैं कि 3-3.5 वर्ष तक के बच्चे बड़े अक्षरों को लिखना सीख जाते हैं। नेक्स्ट है, कितने सप्ताह के बालक में स्मृति की योग्यता का विकास प्रारंभ हो जाता है? स्मृति मतलब बच्चे में जो याददाश्त की क्षमता होती है उसकी जो विकास होता है वो 10 सप्ताह में प्रारंभ हो जाता है। जब बच्चे 10 सप्ताह के हो जाते हैं तो मतलब ढाई महीने का जब बच्चा हो जाता है तो उसमें स्मृति का विकास शुरू हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किसने अपने अध्ययनों में देखा कि मंदबुद्धि बालकों की अपेक्षा अधिक बुद्धि वाले बालकों में ईमानदारी, सहनशीलता एवं सत्यवादिता के गुण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, टर्मन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का निर्धारक तत्व है? किसी बच्चे का व्यक्तित्व का निर्धारण किस तत्व से होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी जो होती है बच्चे के व्यक्तित्व विकास में अहम भूमिका निभाती है, इसलिए ये कारक भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन से कारक इसमें शामिल है। फिर आपका दिया गया है स्कूल तथा साथी समूह, ये भी व्यक्तित्व के विकास में आपको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और बुद्धि भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है दोस्तों, सही कथन को बताइए। तो ऑप्शन दिया गया आपका, विकास में परिवर्तन केवल रचनात्मक होते हैं। तो अगर रचनात्मक हो रहा है, परिवर्तन चेंजेस हो रहा है, तो उसे हम विकास कहेंगे, ये सही नहीं है। दूसरा आपका दिया है, विकास प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में घटित होता है, बिल्कुल सही है। अगर हमारा विकास हो रहा है तो वो प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, एक श्रृंखला के रूप में हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप, ये आपका सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम को तैयार करने में किसका सबसे अधिक ध्यान रखना पड़ता है? सबसे अधिक ध्यान, देखिए ध्यान तो यहाँ छात्रों का भी रखना ही पड़ेगा, छात्रों को पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम तैयार होता है। तो पूछा जा रहा सबसे अधिक, इस क्वेश्चन को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक। तो यहाँ पे आपका एक दूसरा ऑप्शन दिया गया शिक्षा के उद्देश्यों का, बिल्कुल सही। अगर हम पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो बच्चों को कहाँ तक पहुँचाना है, बच्चों को सिखाना क्या है, ये हमारा उद्देश्य है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इस पे ध्यान रखना है पाठ्यक्रम को तैयार करने वक्त सबसे ज़्यादा। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, शिक्षा के उद्देश्यों का। नेक्स्ट है, आपके विचारानुसार आप जितना कर रहे हैं उससे अधिक कर सकते हैं। तो हमारे विचार के अनुसार दोस्तों सबसे सटीक आंसर आपका होगा, आप जितना कर रहे हैं उससे अधिक कर सकते हैं, ऐसी सोच हो। नेक्स्ट है, एक आदर्श शिक्षक अपने खाली समय का उपयोग किस प्रकार करता है? तो जो आदर्श शिक्षक होते हैं वो अपने खाली समय का उपयोग दोस्तों करते हैं, किस तरह से करते हैं? आप लोग भी बहुत सारे शिक्षक होंगे, वो समझते होंगे कि किस तरह से करके, गपशप करके। आदर्श शिक्षक होंगे वो कभी गपशप करके समय बर्बाद नहीं करेंगे,
आराम करके भी नहीं करेंगे। उसका सबसे ज़्यादा मोटिव रहता है, सबसे उसका केंद्र बिंदु रहता है बच्चे। जब तक वो स्कूल में रहते हैं उसका केंद्र बिंदु बच्चे रहते हैं, और शिक्षा रहती है कि बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि उसका अधिगम स्तर ऊपर हो, उसका व्यवहार सुदृढ़ हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, या हम सारे शिक्षक रचनात्मक कार्य करके खाली समय में हम उसका एक उपयोग करते हैं, और ये जो रचनात्मक कार्य होते हैं बच्चों को केंद्र में रखकर होते हैं। आगे चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आपके दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करने पर छात्र किस प्रकार का उत्तर देते हैं। यहाँ दृश्य श्रव्य सामग्री जो दिखता भी हो और जो सुनाई भी देता हो, जैसे आपका टीवी हो गया है ना, आपका मोबाइल पे हो गया, इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा आप बहुत कुछ देख सकते हैं, आपका प्रोजेक्टर हो गया। तो ये सब चीज़ में आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। देखना भी हो रहा है बच्चों को और सुनना भी हो रहा है। तो देखना और सुनना बच्चों के लिए किसी चीज़ का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है जब देखते हैं और सुनते हैं। तो दृश्य श्रव्य सामग्री का जो प्रभाव होता है दोस्तों वो अनुकूल होता है, सीखने में अनुकूल प्रभाव होता है। प्रतिकूल तो बिल्कुल नहीं होगा, अस्पष्ट भी नहीं होगा और अनिश्चित भी नहीं होगा, अनुकूल होगा। यानी जो हम सिखाना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, बच्चे उसको देखते हैं, सुनते हैं तो जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि कोई पड़ोसी आपके बालक की शिकायत करता है तो आपका क्या कर्तव्य होगा। पहला आपको ऑप्शन दिया गया है कि बालक को प्रताड़ित करेंगे। बिल्कुल नहीं, बच्चे हैं, गलतियां करते हैं, बच्चे को समझाना है तो बालक को हम लोग कोई दंड नहीं देंगे, प्रताड़ित नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन है आपका, बालक को घर से बाहर नहीं भेजेंगे। हाँ, बालक को उस वक्त घर से बाहर नहीं भेजेंगे ताकि जो माहौल है वो ज़्यादा ना भड़के। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये है बालक की तरफदारी करेंगे, ये भी नहीं करेंगे क्योंकि बालक जो है वो और शौक हो जाएगा, उसको लगेगा कि हमारे घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, तो गलत काम करने के लिए वो और अग्रसरित होगा, इसलिए ऐसा भी नहीं करेंगे। और पड़ोसी का सिर तो बिल्कुल नहीं तोड़ देंगे क्योंकि ये तो बहुत बड़ी गलत बात होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बालकों को खुलकर विचार विमर्श करने का अवसर किस अवस्था में दिया जाता है। तो विचार विमर्श करने का अवसर दोस्तों दिया जाता है किशोरावस्था में, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चे चिंतन अच्छी तरह से करने लगते हैं और चर्चा भी अच्छी तरह से होती है। तो आपका विचार विमर्श करने का अवसर इस अवस्था में दिया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, शिक्षकों के लिए अधिगम यानी सीखने के सिद्धांतों का ज्ञान क्यों आवश्यक है। तो सीखने का जो सिद्धांत है उसकी जानकारी इसलिए होनी चाहिए कि जो शिक्षक है वही बच्चे को सिखाएंगे और बच्चे में समझ पैदा करेंगे। जब तक हम सीखने का सिद्धांत को नहीं समझेंगे तब तक बच्चे को समझाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन दिया गया है कि क्यों आवश्यक है। तो विद्यार्थियों को समझाकर पढ़ाने के लिए, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि विद्यार्थी को हम किस तरह से समझाकर पढ़ाएंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अधिगम यानी सीखने के सिद्धांत को समझें कि बच्चा किस तरह से जल्दी सीखेगा। नेक्स्ट है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बच्चे तथा वयस्क के शरीर, मन और आत्मा का पूर्ण विकास। यह किसके विचार हैं। तो यह विचार हैं दोस्तों महात्मा गांधी के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, छात्रों के रूप में कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा विद्यालय के कार्यक्रमों में अव्यवस्था और अस्थिरता उत्पन्न करने पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। यहाँ आपका ऑप्शन दिया गया, आप अपने स्तर पर उनसे बनाकर रखने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा हम नहीं करेंगे, अपने स्तर से बनाकर रख देंगे तो फिर सुधार नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है आपका, आप स्वयं अपने स्तर से उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही है, हम कोशिश करेंगे अपने स्तर से कि उन्हें सुधारने का प्रयास किया जाए। उसकी प्राचार्य से शिकायत करके उचित दंड दिलवाएंगे, ये भी नहीं करेंगे।
उनकी ओर से उदासीन बने रहना चाहेंगे, या फिर हम उस पर ध्यान ही नहीं देंगे। अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये गलतियाँ फिर दोहराई जाएंगी, ऐसा भी नहीं करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आप शिक्षक होने के नाते सामाजिक कुरीतियाँ दूर करने के लिए क्या उपाय करेंगे। तो सामाजिक कुरीति को दूर करने के लिए दोस्तों बहुत सारे उपाय हैं। यहाँ आपका ऑप्शन दिए गए समाज सुधारक नेताओं को प्रेरणा के लिए बुलाएंगे। यहाँ समाज सुधारक नेता को बुलाना, उससे प्रेरणा दिलवाना, ये बहुत दूर की बात है, ऐसा नहीं करेंगे। फिर आपका दिया गया है अभिभावकों को समझाना, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी हम नहीं करेंगे। तीसरा आपका ऑप्शन है शिक्षक द्वारा छात्रों को इनके कुप्रभाव के बारे में समझाना। अगर हम नीचे स्तर से शुरुआत करते हैं बच्चों से, तो यहाँ पे आपका समाज में सुधार हो जाएगा, ये आपका पॉसिबल है। लेकिन अगर हम अभिभावक को समझाएंगे, नेता को बुलाएंगे, तो इन सब का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब बच्चे सामाजिक कुरीति के बारे में समझ जाएंगे और इसके कुप्रभाव के बारे में समझाना शुरू करेंगे, तो इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कक्षा में या विद्यालय में बालक के आक्रामक व्यवहार को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। तो कक्षा में कुछ जो बच्चे होते हैं या विद्यालय में आक्रामक व्यवहार के होते हैं, यानी वो जो होते हैं वायलेंस टाइप के होते हैं, तो उसको दूर करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। तो इसका आंसर है दोस्तों उसके आक्रामक व्यवहार के कारणों को पता लगाकर दूर करना। अगर ऐसे बच्चे की हम उपेक्षा करेंगे तो फिर वो उस व्यवहार को और करेंगे, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। उसे कुछ समय तक बिल्कुल एकांत में रखेंगे, इससे भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। ऐसा उपाय भी हम नहीं करेंगे। क्या करेंगे, उसके आक्रामक व्यवहार के कारणों का पता लगाकर दूर करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, आधुनिक शिक्षा में कार्य करके सीखने की विधि का शैक्षिक महत्व क्या है। माने बच्चे को हम देते हैं कि कार्य करे और खुद सीखे, कुछ ऐसा काम देते हैं जिसमें वो सीखने कुछ सीख भी जाए और कार्य भी करें। जैसे हम अगर बच्चे को दे दिए हैं कि 100 रुपये दे दिए, 2 गो सामान खरीद के लाओ 50-50 का, तो कितना पैसा बचा, कितना खर्च हुआ, ये बच्चा काम भी कर रहा है और सीख भी रहा है। तो इसका क्या शैक्षिक महत्व है उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन आपको दिया गया है, एक अधिक रुचिकर शिक्षा पद्धति है। तो यहाँ शैक्षिक महत्व पूछ रहा है, रुचिकर तो है लेकिन शैक्षिक महत्व इसका उतना नहीं है। और आपका फिर दिया गया बालक कुछ करके अच्छी तरह समझ सीख सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन शैक्षिक जो महत्व है ये अभी इसका नहीं है। उसके बाद आपका है बालक व्यस्त रहते हैं, इसका तो कोई शैक्षिक महत्व से लेना देना ही नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन दिया गया है, बालक क्रियाशीलता को अधिक पसंद करते हैं। बिल्कुल सही, बालक जो है क्रियाशील रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए करके सीखना बच्चों को दिया जाता है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। एक कथन सत्य नहीं, बाकी आपका सारा सत्य है विकास के संदर्भ में। पहला आपका दिया विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा आपका विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, ये आपका सत्य नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये भी आपका सत्य है। फिर आपका चौथा दिया है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं हैं, बिल्कुल सही है। विकास की हर एक अवस्था का अपना अपना एक खास विशेषता होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो जो निःशक्त बालक हैं, जिसको हम लोग अभी दिव्यांग भी कहते हैं, तो वैसे बालकों की भी शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है। किसमें, समावेशित शिक्षा द्वारा। समावेशित शिक्षा द्वारा वैसे बालकों की भी शिक्षा स्कूलों में दी जा सकती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसके लिए सरकार बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है।
स्कूल में वैसे बच्चों को जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट है, बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा देने पर विद्यार्थियों का क्या विकसित है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए ज्ञान। बच्चे की मेंटल जो एज है उसको जानकर समझकर उसकी मानसिक योग्यता क्या है, आईक्यू क्या है, उसके अनुसार अगर हम शिक्षा दें तो उसका ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, ज्ञान बढ़ता है, इसीलिए आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सकारात्मक अभिवृत्ति अथवा दृष्टिकोण वाला व्यक्ति शिक्षा के द्वारा किसकी बुराई कर सकता है। इसका आंसर होगा दोस्तों समाज की बुराई कर सकता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, तो इस सेट का भी। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं। प्रश्न है, विद्यालय में स्काउट के प्रशिक्षण का लाभ बताइए। स्काउट, तो पहला ऑप्शन दिया गया विद्यार्थियों में सच बोलने की भावना का विकास, ये होता है, सही है। दूसरा है आपका छात्रों में कम खर्च करने की आदत का विकास होना, ये भी सही है। तीसरा है उनमें सेवा भावना विकसित होना, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, उक्त सभी आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने आज सीडीपी का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने 30 क्वेश्चन किए हैं, जो आपके सिलेबस के अनुसार, जो पहले का ही सिलेबस है उसके अनुसार सारे टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। आप लोगों ने प्रश्नों को देखा होगा, बहुत अच्छे से किया भी होगा। और हमारे चैनल पे जो भी नए व्यूवर्स हैं, आज जो पहली बार जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और सीडीपी का ये पहला क्लास था मॉडल प्रैक्टिस सेट का, जिसमें हम लोगों ने सारे ऑप्शन को डिटेल में जाना, उसको समझा। अगर इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस सेट करते जाइएगा और हर ऑप्शन को समझते जाइएगा, तो हर टॉपिक जो आपका सीडीपी का है वो क्लियर होते जाएगा और आपके जेटेड के एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो प्रैक्टिस सेट को अच्छे से करिए। और सेट भी है मॉडल प्रैक्टिस सेट, वो भी हम लोग करवा रहे हैं 1 to 5 और 6 to 8 का सोशल स्टडी का, वो सब भी आप लोग साथ में करते जाइए और अपने जो तैयारी है उसको मजबूत करिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।